गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो MPPCS यूनिट 10 के लिए जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम यूनिट 10 के सारे टॉपिक्स को क्या कर लें, कवर कर लें। इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे, हम पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो हम UPSC में किस तरीके से नियुक्ति की जाती है और इनका क्या जो भी UPSC के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उनका क्या कार्यकाल होता है, कैसी संरचना होती है, किस तरीके से गठन किया जाता है, इनके वेतन, इनकी सेवा शर्तें, त्यागपत्र व पद से निष्कासन या निकालना, कार्य इनके क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी भारतीय सेवाएं जो है वो UPSC के अधीन आती हैं, कहाँ कहाँ इनके प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थाएं हैं और इससे संबंधित अन्य तथ्य जो भी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी चीज़ों का हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि के बारे में, कि किस तरीके से जो UPSC की परीक्षा है उसका भारत में आयोजन शुरू हुआ, किस तरीके से ये परीक्षा शुरुआत हुई, किस तरीके से इसका भारत में चलन बना। तो इस तरीके से हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या है, पृष्ठभूमि के बारे में है। तो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिविल सेवकों का नामांकन कंपनी के डायरेक्टर द्वारा किया जाता था। तो पहले कोई परीक्षाएं नहीं होती थी सिविल सेवक के लिए, सीधे क्या किया जाता था, नामांकन किया जाता था। किसके द्वारा, कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा। कंपनी में चयन के लिए, सिविल सेवकों के चयन के लिए क्या किया जाता था, कंपनी के डायरेक्टर द्वारा सीधे नामांकन दे दिया जाता था, नामों का चयन कर दिया जाता था। अब जब वो चयनित हो जाते थे नामांकन पद्धति द्वारा, तो इसके बाद उन्हें लंदन में एक हैलीबरी कॉलेज था, वहाँ पे क्या किया जाता था, भेज दिया जाता था प्रशिक्षित करने के लिए। और इसके बाद से वो क्या होते थे, प्रशिक्षित होकर, वहाँ से प्रशिक्षित होकर कहाँ आते थे, भारत आते थे। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, जो बाद में क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो 1800 ईस्वी में क्या किया गया था, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए कौन सा कॉलेज खोला गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया था और बाद में बंद हो गया था। फिर बाद में इंग्लैंड में क्या किया गया था, हैलीबरी इंग्लैंड में एक जगह का नाम है, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कॉलेज की क्या की गई थी, 1806 में स्थापना की गई थी। और वहीं पर फिर क्या दिया जाने लगा था, इनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा था, ट्रेनिंग दी जाने लगी थी। अब इसके बाद क्या होता है, 1854 में मैकाले समिति ने 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षा पर नियुक्ति की क्या की थी, सिफारिश की थी। तो अभी जिस तरीके से क्या हो रहा है, सिविल सेवकों की नियुक्ति जो है वो नामांकन पद्धति से हो रही है। तो पहली बार मैकाले समिति ने क्या कहा कि ये जो प्रतियोगी परीक्षा है वो किस पर होनी चाहिए, ये जो नियुक्ति है, जो चयन है सिविल सेवकों का वो किसके द्वारा होना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होना चाहिए। मतलब जिसमें काबिलियत होगी वो आगे उसका चयन होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों का चयन जो है वो किस समिति ने बोला था, तो वो समिति कौन सी थी, मैकाले समिति थी। इसके बाद 1855 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसी सिफारिश के बाद लंदन में सिविल सेवा आयोग की क्या की गई, सिफारिश की स्थापना की गई 1854 में। तथा प्रतियोगिता परीक्षा क्या की गई थी, शुरू की गई थी, कब, 1855 में। प्रारंभ में भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाती थी, जिसकी न्यूनतम आयु कितनी थी, 18 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी थी, 23 वर्ष। और रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा क्या की थी, पास की थी। 1864 में ये पहले प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा क्या की थी, पास की थी। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं आयोग के बारे में, जो किससे जुड़ा हुआ है, संघ लोक सेवा आयोग से ही जुड़ा हुआ है, एटचिंसन आयोग। इस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और इन्होंने आयु सीमा को पुनः कितना कर दिया था, 23 करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। पुनः आयु सीमा को क्या किया था, 23 करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। और लिटन ने 1878 में इस आयु को क्या कर दिया था, 19 वर्ष कर दिया था। कि मतलब अधिकतम आयु कितनी हो जाएगी, 19 वर्ष हो गई। एग्जाम कब दे रहे हैं, 18 वर्ष की आयु में, और अधिकतम आयु कितनी रहेगी, 19 वर्ष। लेकिन एटचिंसन आयोग के द्वारा लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था, आयु सीमा को पुनः कितना कर दिया था, 23 वर्ष करने की क्या की थी, सिफारिश की थी। तो हम देखते हैं डलहौजी के कार्यकाल में आयु कितना कर दिया गया था, 23 वर्ष, 18 न्यूनतम और अधिकतम 23 वर्ष। कैनिंग में 18
न्यूनतम अधिकतम 22 वर्ष कैनिंग के कार्यकाल में, लॉरेंस के कार्यकाल में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष। और लिटन ने तो बिल्कुल हद ही कर दी थी, न्यूनतम 18 और अधिकतम कितना 19 वर्ष। तो कभी फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन पूछते तो आपको याद रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट है इलिंगस्टन आयोग। इलिंगस्टन आयोग कब आया? 1912 में। फ्रेंड्स हमने पढ़ा कौन से आयोग के बारे में? एटचिंसन आयोग के बारे में, जिसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और इसने क्या किया था? आयु सीमा को पुनः कितना कर दिया था? अधिकतम कितना कर दिया था? 23 कर दिया था। अभी हम बात करते हैं इलिंगस्टन आयोग के बारे में। इलिंगस्टन आयोग 1912 में आया था। इस समय जो गवर्नर हैं वो कौन है? हार्डिंग द्वितीय हैं। और इन्होंने भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की क्या की थी? सिफारिश की थी। भारत में प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन की सिफारिश किसने की है? इलिंगस्टन आयोग ने। प्रतियोगी परीक्षा की सिफारिश किसने की है प्रथम बार? तो कौन था? मैकाले समिति ने की थी। ली आयोग या रॉयल आयोग ने 1924 में अपनी रिपोर्ट पर प्रस्तुत करते हुए कहा कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत क्या होगी? की जाएगी। कहाँ की जाएगी? भारत में की जाएगी। तो भारत में लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई है वो किस अधिनियम के तहत हुई है? तो 1919 के अधिनियम के तहत की जाएगी। और किसने लोक सेवा आयोग के लिए किसने अपनी ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी? तो ली आयोग, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? रॉयल आयोग के नाम से भी जानते हैं, 1924 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत की जाएगी। भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 96C खंड में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की क्या है? व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स ये धारा 96C क्लॉज सी में भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की क्या है? व्यवस्था है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा कहाँ है? 96 के खंड 6 में या क्लॉज सी में है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर कभी क्वेश्चन एक और भी पूछे कि सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब इसकी संरचना क्या थी? 1919 में के अधिनियम के तहत तो लोक सेवा आयोग बन गया। तो इसमें एक अध्यक्ष थे और 4 सदस्य हुआ करते थे। अध्यक्ष कौन थे? रॉस बारकर थे। भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र के लिए फेडरल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी और प्रांत के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र के लिए फेडरल सर्विस कमीशन, जो फेडरल सर्विस कमीशन है यही बाद में बदल करके जब हमारा कंट्री आज़ाद होता है तो 1950 में इसी नाम को क्या किया गया था? बदल करके यूपीएससी के नाम से जाना जाने लगा था। तो संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाने लगा था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र के लिए अलग आयोग और प्रांत के लिए अलग, प्रांत के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग और केंद्र के लिए फेडरल सर्विस कमीशन, जो कि कब 1 अप्रैल 1937 को क्या किया गया था? गठन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के प्रारंभ के साथ ही आर्टिकल 378(1) के आधार पर फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में क्या किया जाने लगा? जाना जाने लगा। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके साथ ही अनुच्छेद 378 के खंड 1 के आधार पर फेडरल लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में जाना जाने लगा और फेडरल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और क्या बन गए? सदस्य बन गए। और यही चीज़ जो है वो आज क्या है? वर्तमान स्वरूप है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वो कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? फेडरल सर्विस कमीशन। कब इसका गठन किया गया फेडरल सर्विस कमीशन का? 1 अप्रैल 1937 के तहत। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग 1926 में हुआ। तो सिविल सेवा में जो ये इंपीरियल शब्द होता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इस स्थान पर क्या लगाया गया? भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया। इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाने लगा। तो ये कब हुआ इस प्रयोग? इंपीरियल की जगह पर भारतीय शब्द का प्रयोग 1926 में हुआ।
अब हम बात करते हैं, एक नज़र देखते हैं हमारे संघ लोक सेवा आयोग में। संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत यह कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग का क्या दिया गया है? प्रावधान। तो अनुच्छेद 315 के तहत संवैधानिक संस्था संघ लोक सेवा आयोग का क्या है? प्रावधान है। तो स्थापना कब हुई लोक सेवा आयोग की? हमने स्थापना देखा था 1 अक्टूबर 1926 को। संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? शाहजहां रोड, नई दिल्ली, धौलपुर हाउस भी के नाम से या धौलपुर घर के नाम से भी जानते हैं। संरचना, एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। अभी वर्तमान स्वरूप अगर हम देख रहे हैं, पहले कितना देखा था जब पहली बार गठन किया गया था? एक अध्यक्ष 4 सदस्य। लेकिन अभी वर्तमान स्वरूप अगर देखा जाए तो एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और संघ लोक सेवा आयोग के चाहे सदस्य हो चाहे अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा जो लोक सेवा आयोग था, वो जो फेडरल लोक सेवा आयोग था, वो किस नाम से जाना जाने लगा? संघ लोक सेवा आयोग के नाम से। उस वक्त 26 जनवरी 1950 को उस समय जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था? HK कृपलानी। स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग के ये क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करें कि ये लोक सेवा आयोग बनने के बाद जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? सर रोस वारकर। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कौन से नंबर के हैं? 33वें नंबर के हैं। आज़ादी के बाद सिविल सेवा का जो सशक्तिकरण किया वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आज़ादी के बाद सिविल सेवा का सशक्तिकरण किसके द्वारा? सरदार पटेल के द्वारा। अगर कभी क्वेश्चन पूछे सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? रोज मिलियन बैथ्यू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? रोज मिलियन बैथ्यू। सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। मतलब मॉडर्न जो ये अभी हमारे टाइम पे संघ लोक सेवा जो है, उसका जनक किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। लेकिन अगर सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो सिविल सेवा की जो शुरुआत किसने की थी? वो की थी किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं का अगर जनक पूछे या भारत के बारे में पूछे तो कौन किया था उसने? अखिल भारतीय सेवा का सशक्तिकरण किसने किया है? सरदार पटेल ने। पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा भारत में कहाँ आयोजित की गई थी? तो इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। नई अखिल भारतीय सेवा प्रारंभ सृजन करने की पहल जो होती है वो कौन करती है? राज्यसभा करती है। कभी भी कोई भी अखिल भारतीय सेवा का अगर प्रारंभ है या कोई नई ऐसी परीक्षा जो यूपीएससी के द्वारा की जाएगी या ऐसी कोई नया एग्जाम जो पैटर्न है या जो यूपीएससी के द्वारा जो कोई भी एग्जाम बनाया जाएगा, उस चीज़ की जो शुरुआत है, ऐसी कोई भी चीज़ अगर सृजन करना है, ऐसा कोई भी पद, तो वो कौन करता है? इसकी पहल जो है वो किसके द्वारा होती है? राज्यसभा के द्वारा होती है। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 21 अप्रैल 2006 से 21 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। 2006 से मनाया जाने लगा है। तो हम लोग 21 अप्रैल से कौन सा दिवस मनाते हैं? सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। अब 1976 में कौन सा? कोठारी आयोग ने 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो 3 स्तरीय परीक्षा प्रणाली होती है, हमें भी पता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो ये किसके द्वारा ये बात की गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा। कब आया था ये? 1976 में। 1989 में सतीश चंद्र समिति ने निबंध के पेपर की क्या की थी? सिफारिश की थी। तो निबंध के पेपर की सिफारिश किसके द्वारा की गई? सतीश चंद्र समिति के द्वारा। सतीश चंद्र समिति जो बनी थी वो कब बनी थी? 1989 में। 2004 में एक नई समिति आती है, होता समिति ने प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड पेपर की क्या करी थी? सिफारिश की थी। जो अभी सीसेट पेपर हो रहा है उसकी सिफारिश किसने की थी? होता समिति ने की थी। प्रारंभिक परीक्षा में जो सीसेट का एग्जाम होता है, जो एप्टीट्यूड का पेपर होता है, वो किस समिति के द्वारा बात की गई थी? होता समिति के द्वारा। निबंध के पेपर की बात सतीश चंद्र समिति के द्वारा। और जो ये 3 चरणों में परीक्षा प्रणाली या 3 स्तरों में परीक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा बात की गई थी? कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी। अब तक 3 महिलाएं जो हैं वो अध्यक्ष के पद पर क्या कर चुकी हैं? कार्य कर चुकी हैं। कौन? पहली हमको पता है, पहली महिला अध्यक्ष कौन? रोज मिलियन बैथ्यू। दूसरी रजनी राजदान और तीसरी अलका सिरोही। यहाँ रजनी होगा, रजनी राजदान और अलका सिरोही। अब हम बात करते हैं
जो भी संवैधानिक प्रावधान है यूपीएससी के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में वो। तो अभी हम अगर आधार देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, अगर हम आधार देखते हैं तो अनुच्छेद 315 में इसके बारे में हमको किसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। कौन से भाग में, भाग 14 में 308 से लेकर के 323 तक। प्रकृति संवैधानिक, स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। संवैधानिक है क्योंकि संविधान में प्रावधान है, स्थायी है क्योंकि इसे हटाया नहीं जा सकता, और ये स्वतंत्र निकाय है क्योंकि संविधान में जो भी निकाय दिए गए हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र निकाय होते हैं। और अब हम बात करते हैं पृष्ठभूमि के बारे में, हमने पढ़ा कुछ विशेष तथ्य के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं परिचय के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग से हम क्या होते हैं, अवगत होते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। मतलब सेंट्रल लेवल में जो भी रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, जो भी नियुक्तियां की जाती हैं, वो किसके द्वारा, ये जो संघ लोक सेवा आयोग है वो कैसी एजेंसी है, केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, सेंट्रल वैकेंसी कंप्लीट करती है, जिसके द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं की क्या की जाती है, अन्य केंद्रीय सेवाओं की भर्ती की जाती है। यह एक स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत हम संघ लोक सेवा आयोग का क्या दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। 315 से 323 तक के अंतर्गत जो भी बातें कही गई हैं किससे रिलेटेड की गई हैं, संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड की गई हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं। 315 से 323 तक जो भी हम पढ़ेंगे वो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बातें की गई हैं, लेकिन जो मुख्य प्रावधान, जो पूरे प्रावधान आते हैं वो कहाँ से आते हैं, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक में। तो अभी हम 308 से 323 पूरे जितने भी अनुच्छेद हैं उनको क्या करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 308 में राज्य की क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 309 में संघ राज्य सिविल सेवकों की सेवा शर्तें, मतलब संघ राज्य सिविल सेवकों की सेवा शर्तें कि अगर यूपीएससी है, मतलब सेवा शर्तें कि इनकी अगर किस तरीके से ये कार्य करेंगे, ये क्या क्या सेवाएं देंगे, तो ये सभी निर्धारण यूपीएससी में ये सब काम कौन देखता है, यूपीएससी का ये संघ लोक सेवा आयोग में इनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, संसद। और अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो ये जो सेवा शर्तें हैं ये कौन निर्धारित करता है, राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। तो संघ आर्टिकल 309 में क्या बताया गया है, संघ राज्य सिविल सेवकों की क्या बताई गई है, सेवा शर्तें बताई गई हैं। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 310 में। 310 में संघ व राज्य सिविल सेवकों की पदावधि कि ये कब तक कार्य करेंगे। तो हम संघ व राज्य सिविल सेवकों की पदावधि, तो अगर हम बात करते हैं 310 के खंड 1 में, तो पदावधि किसके बारे में दिया गया है यूपीएससी के बारे में और स्टेट पीसीएस के बारे में। तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और इनको हटाना तो यूपीएससी वाले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। और जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनको कौन हटा सकता है, राज्यपाल हटा सकता है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 310 में संघ व राज्य सिविल सेवकों की पदावधि के बारे में दिया गया है कि पदावधि के बारे में क्या बताया गया है कि ये अगर संघ लोक सेवा आयोग से है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा, और अगर राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। तो अभी हमने पदावधि के बारे में देखा कि इनको कौन नियुक्त करता है, मतलब, और ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के बाद, अगर संघ लोक सेवा आयोग है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, और अगर राज्य लोक सेवा आयोग है तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। हमने अनुच्छेद 310 में देखा। अब अनुच्छेद 311 में इनके हटाने की शर्तें हैं कि नियुक्त करने वाले व्यक्ति के समान या बड़े व्यक्ति द्वारा ही पद से हटाया जाएगा। तो और इनको क्या होगा, जिसको भी हटाया जा रहा है उसे सुनवाई का क्या होगा, अधिकार होगा। तो 311 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि अगर जो नियुक्त कर रहा है, जो नियुक्त करेगा उसे ही क्या होगा, हटाने का क्या होगा, अधिकार होगा। अब हम बात करते हैं
अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय 312 में अखिल भारतीय सेवाएं संसद राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 312 में क्या कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का किस तरीके से गठन होगा, तो संसद और राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले के 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अब बात करें 1 जुलाई 1966 को भारतीय वन सेवा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि किस तरीके से होता है, जितने लोग उपस्थित हैं और मत देने वाले को 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का क्या होता है, गठन होता है। और अखिल भारतीय सेवा का अगर कोई भी पद का सृजन हो रहा है तो उसकी पहल सबसे पहले कहाँ से होगी, तो राज्यसभा से होगी। अब 312 के खंड 2 में क्या है कि कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, इनके बारे में बताया गया। तो अभी तो कुल मिलाकर 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और 1 जुलाई 1966 को नई सेवा बनी जिसका नाम क्या है, भारतीय वन सेवा है। अब हम बात करते हैं 312 ही आर्टिकल में क्लॉज 3 में देखते हैं, खंड 3 में देखते हैं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, जिला न्यायाधीश तक। तो इसमें कौन कौन से, जैसे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में कौन कौन सा, जैसे कि कौन कौन से, ये मिनिस्ट्री क्या, तो जो आईएएस है या जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है ये कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल या कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। आईपीएस किस मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन। आईएफएस पर्यावरण व गृह मंत्रालय। और ये जो नियम है अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 है। अब अनुच्छेद 315 में, तो अनुच्छेद 315 के खंड 1 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का क्या है, प्रावधान है। 315 के खंड 2 में अगर हम देखें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल की सहमति से क्या बन सकता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग बन सकता है। कहाँ पर हमें संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 315 के खंड 2 में। 315 की खंड 4 में राज्यपाल का संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध है। राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से किसी भी तरीके का अनुरोध कर सकता है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 315 की क्लॉज 4 में दिया गया है। अब अनुच्छेद 316 के में देखते हैं अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तथा योग्यताएं। तो अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और योग्यताएं, तो यूपीएससी और ज्वाइंट पीसीएस, यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग और ज्वाइंट पीसीएस मतलब कि संयुक्त लोक सेवा आयोग, इनकी जो भी नियुक्ति होगी वो नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राज्यपाल के द्वारा होगी। इनकी योग्यताएं, आधे सदस्य को भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। तो जो भी सदस्य होंगे उनमें से आधे सदस्य जो होंगे वो भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का उनको क्या होना चाहिए, प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अनुच्छेद 316 के खंड 1 के क्लॉज खंड के ए में, 316 के ए में किसके बारे में जानकारी मिलती है, कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में, कार्यकारी अध्यक्ष के बारे में। तो यूपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और इनका पदावधि कितना होता है, कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं इनका पदावधि कितना होता है, तो 6 वर्ष ही होता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 316 के खंड 2 में पदावधि और त्याग पत्र। हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि पदावधि और त्याग, अधिकतम आयु कितनी होगी, यूपीएससी की अधिकतम आयु 65 वर्ष और राज्य लोक सेवा आयोग की अधिकतम आयु और संयुक्त लोक सेवा आयोग की अधिकतम आयु कितनी है, 62 वर्ष है। और अगर हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की, तो ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। अनुच्छेद 316 के खंड 3 में पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी। अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है तो वो दोबारा से अध्यक्ष नहीं बनेगा, पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी। कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 316 के खंड 3 में। अब अनुच्छेद 317 में अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की प्रक्रिया कैसे, अगर लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग,
तीनों को हटाने का जो हटाया जाएगा वो किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। और राष्ट्रपति किस आधार पर हटाया जाएगा? साबित कदाचार के आधार पर। प्रक्रिया अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट की जांच में अगर ये आ जाता है कि हाँ इसने कोई भी कदाचार, उसका कदाचार साबित हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट है वो किसको सलाह देंगे? राष्ट्रपति को कहेंगे। और ये जो सलाह होगी वो क्या होगी? बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति को उनको हटाना ही पड़ेगा। तो हटाना किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग, और चाहे संयुक्त लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 317 के खंड 2 में जांच के दौरान निलंबन, जांच अगर हो रही है उस दौरान अगर सस्पेंड करना है, तो अगर संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग अगर हट्टों को निलंबित कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। और वहीं पर राज्य लोक सेवा आयोग है तो वहां पे निलंबन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये कदाचार जो है वो साबित हो चुका है, उसके बाद हटाने का पूरा जो मतलब शक्ति है वो किसके पास आ जाती है? राष्ट्रपति के पास आ जाती है। 317 के खंड 3 में अध्यक्ष व सदस्य को हटाने के अन्य आधार क्या हैं? अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, अन्य जगह वेतन पे कार्य कर रहा हो, मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है? अक्षम है, वो कार्य नहीं कर सकता है, तब भी उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 317 के खंड 4 में कदाचार का मतलब क्या है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 317 के खंड 4 में, निगमित कंपनी से कोई भी क्या किया है? करार किया है, एग्रीमेंट किया है किसी भी कॉरपोरेट कंपनी से, या भारत या राज्य सरकार की किसी संविदा का क्या है? इच्छुक है। भारत सरकार की किसी संविदा का क्या है? इच्छुक है। तो ये दोनों आधार भी किसका आधार माने जाएंगे? कदाचार का ही क्या माने जाएंगे? आधार माने जाएंगे। अब अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें कौन से अनुच्छेद में? 318 में सेवा शर्तें बताया गया है। सदस्य से संख्या कितनी रहेगी? वेतन कितना रहेगा? तो जो भी सेवा शर्तें और सदस्यों की संख्या है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? तो अगर हम संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात करें तो निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा, और अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो निर्धारण किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा होता है। ये किस नियम के तहत? संघ लोक सेवा आयोग सदस्य नियम 1969 में। और धारा 3 में सदस्य संख्या क्या किया गया है? 10 माना गया है। धारा 3 के तहत सदस्य संख्या कितना माना गया है? अभी वर्तमान में तो 10 है अध्यक्ष के बिना। धारा 4 में वेतन जो है वो अध्यक्ष का कितना है? 2.5 लाख है, और जो सदस्यों का वेतन है वो कितना है? 2.25 लाख है। तो इस तरीके से अध्यक्ष और सदस्यों का क्या है? वेतन है। अनुच्छेद 319 में क्या किया गया है? आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की पुनः नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया है 319 में। यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं, अगर कोई भी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि वह पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो अगर कोई एक बार अध्यक्ष बन गया है तो वह पुनः अध्यक्ष नहीं रहेगा। सदस्य, अगर कोई संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो वो सदस्य नहीं बन सकता है, और अगर उसका प्रमोशन हो सकता है, तो अगर वो सदस्य है तो वो संघ लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। तो मात्र यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन सदस्य नहीं रह सकता। तो अगर सदस्य है तो वो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। वहीं पे अगर हम स्टेट पीएससी की बात करें तो यूपीएससी का जो अध्यक्ष है, राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो क्या बन सकता है? वो यूपीएस संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, या संघ लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है, या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। दोबारा से अध्यक्ष नहीं बन सकता और ना ही सदस्य बन सकता है। तो या तो वो बनेगा अध्यक्ष या सदस्य, तो किसका बन सकता है? संघ लोक सेवा आयोग का। और सदस्य जो है वो या उसी या अन्य जो राज्य लोक सेवा आयोग का क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं। तो क्योंकि वो सदस्य है राज्य लोक सेवा आयोग, तो जहां कभी वो सदस्य है तो वो क्या बन सकता है? या तो अध्यक्ष बन सकता है उसी राज्य का, या तो अन्य लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। उसी पद पर वह दोबारा से काम नहीं करेगा। अब हम अनुच्छेद 320 देखते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में। तो यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग का क्या काम होता है? संघ की सेवाओं की नियुक्ति कराना। और राज्य लोक सेवा आयोग का क्या कार्य होता है? राज्य की सेवाओं की नियुक्ति कराना। अनुच्छेद 320 के खंड 2 में पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी। फ्रेंड्स, हमने भी पढ़ा है
अनुच्छेद 320 के खंड 3 में बोला गया है भर्ती प्रणाली, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासन राष्ट्रपति या राज्यपाल की मांग पर। तो ये क्या होगा, ये सभी क्या है कि ये सभी काम क्या हो सकते हैं, किए जाएंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल की मांग पर। भर्ती प्रणाली, किस तरीके से वैकेंसी निकालनी है, पदोन्नति, प्रमोशन करना है, किस तरीके से ट्रांसफर करना है, क्या क्या अनुशासन, ये सभी चीज़ें राज्यपाल या राष्ट्रपति की मांग पर इनको क्या होंगे, इनके कार्य होंगे। अनुच्छेद 320 के खंड 5 में राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम 14 दिनों हेतु विधायिका के समक्ष क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। तो संसद में रखे जाएंगे। तो अगर ये कार्य किसका होगा, ये लोक सेवा आयोग का क्या होगा, कार्य होगा कि अगर राष्ट्रपति राज्यपाल जो भी नियम द्वारा बनाए गए जो नियम है वो 14 दिनों तक क्या होंगे, विधायिका में रखे जाएंगे। अनुच्छेद 321 में लोक सेवा आयोग के विस्तार के बारे में बात की गई है। तो यूपीएससी के कार्यों का जो विस्तार है वो किसके द्वारा होगा, संसद के द्वारा। और राज्य लोक सेवा आयोग की शक्ति का विस्तार जो है वो किसके द्वारा होगा, राज्य विधानमंडल द्वारा। अनुच्छेद 322 में यूपीएससी का जो व्यय है, जो खर्च है वो कहाँ पर भारित होता है, भारत की संचित निधि पर। और वहीं पर राज्य लोक सेवा आयोग का जो व्यय है वो किस पर भारित होता है, राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है। तो अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपनी वो रिपोर्ट जो है वो हर साल कहाँ पे रखते हैं, हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा यूपीएससी, और राष्ट्रपति वो रिपोर्ट कहाँ रखेंगे, संसद के पटल पर रखते हैं। और उसी तरीके से हर राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, राज्यपाल वो रिपोर्ट क्या करेंगे, राज्य विधानमंडल के पटल पर क्या करेंगे, रखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने सभी अनुच्छेदों के बारे में क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे संरचना के बारे में। तो हम अगर संरचना को देखते हैं तो इसमें संरचना, अगर संघ लोक सेवा आयोग की संरचना के बारे में देखें तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, अधिकतम 10 सदस्य। तो अगर मिला के कितने सदस्य हुए, तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, अध्यक्ष को छोड़कर। तो अगर कुल सदस्य, तो अध्यक्ष को भी गिना जाएगा तो कुल कितने हो जाएंगे, 11। लेकिन एक अध्यक्ष व 10 सदस्य, ये क्या है, संरचना। सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दी गई है। जो सदस्यों की संख्या का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी है, और कौन से नंबर के हैं, 33वें नंबर के हैं। वेतन व सेवा शर्तें, राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तें जो हैं वो राष्ट्रपति जो है वो आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तें क्या करता है, निर्धारित करता है। यूपीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्यों, ताकि वह स्वतंत्र रूप से क्या किया करें, अपना कार्य को पूरा कर सकें। आयोग के सदस्यों व कर्मचारी के वेतन भत्ते व पेंशन जो हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों के जो भी वेतन भत्ते हैं वो किस पर भारित होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो फ्रेंड्स, संचित निधि का क्या मतलब है, जिस तरह आम नागरिक अपने पैसे कहीं रखता है उसी तरह सरकार भी अपने पैसे किसी खास जगह रखती है, उसे ही क्या कहा जाता है, संचित निधि कहा जाता है। आर्टिकल 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है। भारत व भारत के राज्यों के लिए संचित निधि की व्यवस्था करता है। कौन सा अनुच्छेद 266। कोई भी धन इसमें बिना संसद की अनुमति से ना ही निकाला जा सकता है और ना ही जमा किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ते हैं, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में। तो संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग के कार्य पढ़ेंगे। तो संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित कराना, साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती कराना, पदोन्नति मतलब प्रमोशन, प्रतिनियुक्ति और अंतरण के माध्यम से, ट्रांसफर के माध्यम से विभाग के अधिकारी की क्या करना, नियुक्ति करना, सरकार के तहत विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमों का गठन और संशोधन करना। तो नियम बनाना और उन नियमों में संशोधन करना, विभिन्न सिविल सेवा से संबंधित किसी भी मामलों के बारे में वे सीधे राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सिफारिश कर सकते हैं। विभिन्न सिविल सेवा से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों पर क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। तो ये संघ लोक सेवा आयोग के क्या हैं, कार्य हैं। त्यागपत्र और निष्कासन, संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है। यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है, हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, अगर वो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में क्या है, संलग्न है, राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के
के लिए क्या है, अयोग्य है, इस आधार पर उसको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अभी रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको बाद में संसद में रखते हैं। तो जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रपति यूपीएससी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन को कहाँ रखता है, संसद के पटल पर रखवाता है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यूपीएससी द्वारा कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं। तो जैसे सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, नौसेना अकादमी परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा, संयुक्त भौगोलिक भूवैज्ञानिक परीक्षा, केंद्रीय सशस्त्र बल परीक्षा, पुलिस बल परीक्षा। तो ये सारी एग्जाम्स हैं जो किसके द्वारा कराए जाते हैं, यूपीएससी के द्वारा कराए जाते हैं। अब हम कुछ हमें पता है जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो 3 तरह की हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो सेवाएं हैं इनके बारे में देखेंगे और प्लस अभी देखते हैं एक पुरस्कार जो क्या नाम है जिस पुरस्कार का, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में यह पुरस्कार एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को क्या किया गया था, प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार की राशि कितनी है, 5 लाख रुपए है। अब फ्रेंड्स पढ़ते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के बारे में। यह सेवाएं केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन हैं। इसका प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी उत्तराखंड में है। चयनित अभ्यर्थी राज्य व केंद्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं देते हैं। नियुक्ति के पश्चात इन्हें अनुविभागीय मंडल और जिले में क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति के बाद इन्हें राज्य में विभागीय सचिव व केंद्रों में कैबिनेट सचिव के पदों पर नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति के बाद इन्हें राज्य में विभागीय सचिव और केंद्रों में कैबिनेट सचिव के पदों पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं आईपीएस के बारे में। ये कौन से मंत्रालय के अधीन है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में है। और चयनित अभ्यर्थी को जिला पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति के बाद पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक और महानिदेशक के रूप में क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं आईएफएस या भारतीय वन सेवा के बारे में। यह सेवाएं भारतीय वन मंत्रालय के अधीन है। भारतीय वन सेवा का सृजन भारतीय संसद द्वारा 1966 में किया गया था। इसका प्रशिक्षण संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में है। चयनित अभ्यर्थियों को प्रारंभिक पद के रूप में सहायक वन संरक्षण में नियुक्त किया जाता है। पदोन्नति के बाद इन्हें वन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अभी फ्रेंड्स हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पढ़ा भी था कि कोठारी समिति के बारे में 1976 में आई थी। इस समिति ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को 3 चरणों में कराने की क्या की थी, सिफारिश की थी, प्री मेंस और इंटरव्यू। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में। तो कुछ प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पहला जो प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ है, मसूरी उत्तराखंड में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद तेलंगाना में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून उत्तराखंड में है। आरसीवीपी नरहुन्ना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल प्रशिक्षण संस्थान पटियाला हरियाणा में, जो कि केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर। और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो है वो पटियाला में है। राष्ट्रीय राजस्व या प्रत्यक्ष कर अकादमी जो है वो कहाँ पर है, नागपुर में है। अब हमने फ्रेंड्स ये तो देख लिया कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या क्या हैं, बट हम ये देख लेते हैं कि इनकी सीमाएं क्या हैं, ये क्या कार्य नहीं कर सकते हैं। तो नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय आयोग से किसी भी तरीके का परामर्श नहीं लिया जाएगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की सेवाओं की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती है। मतलब कोई भी भर्ती ग्रुप सी या ग्रुप डी से कोई रिलेटेड कोई भी वैकेंसी है, उसकी भर्ती जो है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती। अनेक सार्वजनिक संस्थान जैसे इसरो, डीआरडीओ, केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि
से संबंधित नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता है। राष्ट्रपति आयोग के अधिकार क्षेत्र में शामिल किसी पद, सेवा व विषय को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। अब हम फ्रेंड्स थोड़ा सा पढ़ते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में, जिनके बारे में प्रावधान कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 316 के अनुच्छेद 1A में दिया गया है के तहत राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। अगर किसी भी सिचुएशन में अध्यक्ष नहीं है तो वो किसी भी सदस्य को क्या कर सकता है, उस समय के लिए जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तब तक के लिए क्या कर सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, जब अध्यक्ष का पद क्या हो, रिक्त हो, जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरों के कारणों से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक पुनः अपना काम नहीं जब तक कि पुनः से अध्यक्ष जो हैं वो अपना काम दोबारा से नहीं संभाल लेते या अध्यक्ष फिर से नियुक्त नहीं हो जाते अपने पद पर, तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर बैठकर क्या करता है, कार्य करता है। अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं अध्यक्षों की सूची, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की सूची। तो पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रॉस बार्कर, फिर दूसरे डेविड पेट्री, आयरे गार्डन, एफ डब्ल्यू रॉबर्टसन। फिर आज़ादी के बाद जो आज़ादी के टाइम पे जो संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष रहे वो कौन थे, एच.के. कृपलानी, आर.एन. बनर्जी, एन. गोविंदराजन, वी.एस. हजमाड़ी, वी.एन. झा, के.आर. दामले, आर.सी.एस. सरकार, ए.आर. किदवई, M.L. सहोर, H.K.L. कपूर, J.P. गुप्ता, R.M. वैथ्यू, J.S. चटवाल, J.M. कुरैसी, सुरेंद्र नाथ, P.C. होता, माता प्रसाद, S.R. हसीम, गुरबचन जगत, सुबीर दत्ता, D.P. अग्रवाल, रजनी राजदान, दीपक गुप्ता, अलका सिरोही, डेविड आर सिमल, विनय मित्तल, अरविंद सक्सेना, प्रदीप कुमार जोशी और मनोज सोनी, जो कि अभी के क्या हैं, वर्तमान समय में क्या हैं, अध्यक्ष हैं 5 अप्रैल 2022 से। तो ये सूची रही फ्रेंड्स आयोग के अध्यक्षों के बारे में। और अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो पूर्व यूपीएससी अध्यक्ष जो थे वो प्रदीप कुमार जोशी पूर्व में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग के भी क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य सेवा आयोग के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। जो संघ लोक सेवा आयोग के अभी पहले जो अध्यक्ष थे प्रदीप कुमार जोशी, मनोज सोनी के पहले जो अध्यक्ष थे वो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग और छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के भी क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपना ये जो आज संघ लोक सेवा आयोग का सेशन जो था वो कंप्लीट करते हैं। और आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।